नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, छोटे भाई बहनों। तो मैथ्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ घर पे सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैथ्स पढ़ने में व्यस्त होंगे मेरे साथ में। बाकी सब्जेक्ट पे थोड़ा थोड़ा फोकस कर लेना, मैथ्स मेरे ऊपर छोड़ सकते हो, बाकी सब्जेक्ट पे ध्यान दे देना, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, आज की क्लास आपकी है शाम को। कल से आपकी क्लास का टाइमिंग होगा सुबह 10 बजे। तो सुबह सुबह ताज़े मन के साथ में नहा धोकर, पूजा पाठ करके, व्यायाम करके, एक्सरसाइज करके, जो भी आप लोगों को करना है वो सब करके सुबह सुबह पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। तो टाइमिंग चेंज कर रहा हूँ और मेंटल मैथ्स की क्लास की टाइमिंग भी चेंज हो रही है, जो कि धीरे धीरे रीजनिंग में कन्वर्ट होने वाली वो क्लास आएगी सुबह आपकी 9 बजे, ठीक है। चलो, तो आज एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। टॉपिक है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और इससे रिलेटेड आपके 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। क्या है, तो सबसे पहले बात करते हैं उसकी धीरे धीरे करके। तो पहले टॉपिक डाल लो आज का, ठीक है। तो हेडिंग डालो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखो एक काम कर लेते हैं, पहले इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं, ठीक है, फिर उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। तो क्या लिखो इसका स्टेटमेंट, एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed और एक्सप्रेस के ब्रैकेट में लिख देना फैक्टराइज, कैन बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है, in a unique way, और ब्रैकेट में डालो ऑर्डर में चेंज। कुछ ऐसे करके ही बुक में लिखा हुआ है। बुक की लैंग्वेज आपको देखने दे, एक बार बुक के अंदर देख लेना। मीनिंग उसका यही है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इन अ यूनिक वे, ऑर्डर में चेंज। अब इस बात का क्या मीनिंग है, पूरा डिटेल में इसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिए आप एक बार, और लिखने के बाद में इसका एक एक लाइन का मीनिंग समझते हैं, ठीक है। नोट कर लिया होगा आपने। अब जरा मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ और उसके बाद अपन इस चीज़ को समझते हैं। कोइंसिडेंस है कि आज का जो मेंटल मैथ्स की क्लास के अंदर मैंने प्राइम और कंपोजिट नंबर को ही एक्सप्लेन किया है, ठीक है। वो भी आपने देखा नहीं है तो मिस किया है तो देख लेना, क्योंकि अगर उसको एक बार देख लेते हो, उसको देख डाला तो लाइक झींगा लाला, ठीक है, और मज़े आ जाएंगे उसको देखने के अंदर कैसे देख करते हैं प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर का। कन्फ्यूजन बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए कन्फ्यूजन क्लियर, हाँ जी। तो इसमें क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है कि कोई भी कंपोजिट नंबर उसके प्राइम फैक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है। लिखा ना, कोई भी कंपोजिट नंबर एक्सप्रेस हो सकता है, ठीक है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो एक बात एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपके सामने एक नंबर लिया 30, इज इट कंपोजिट, ठीक है, ये कंपोजिट नंबर है। इसको आप कैसे करते हो, बचपन से करते आ रहे हो। 2 से किया 15, 3 से किया 5, 5 से किया 1, ठीक है। यानी कि 30 को आप लिखोगे 2 × 3 × 5। एक ही बात, आप किसी के मन में कुछ हल्का सा भी अगर क्वेश्चन फुदक रहा है ना, तो उसको अभी 2 मिनट के लिए शांत कर लो। मैं शांत कर दूंगा बाद में, टेंशन मत लेना, ठीक है। कि एनी कंपोजिट नंबर, कोई भी और लूंगा एग्जांपल, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ये प्राइम है या नहीं है, और इसी वजह से हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, क्योंकि इसका फैक्टर करने पर प्राइम नंबर लेते हैं हम, ठीक है, इन अ यूनिक वे। इस यूनिक वर्ड का मीनिंग क्या है, यूनिक वर्ड का मीनिंग ये है कि 2 × 3 × 5 ये 30 का ही हो सकता है। आप मुझे बता दो 2 × 3 × 5 सिर्फ इतना सा क्या किसी और नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता है? नहीं। 2, 3, 5 का प्रोडक्ट अगर करोगे तो ऑलवेज 30 आएगा, और 30 को यही लिखा जाएगा। एक बात तो ये हो गई, यूनिक वे का मतलब तो ये हो गया, ठीक है, कि इसके अलावा किसी और तरह से नहीं लिख सकते। लेकिन उसमें एक वर्ड और लिखा था मैंने ब्रैकेट में डाल के कि ऑर्डर में चेंज। आप कहोगे सर ऑर्डर में चेंज का मतलब क्या है? ऑर्डर में चेंज का मतलब ये है यार कि ज़रूरी है क्या कि आप इसको ऐसे ही करो। हो सकता है कि आप पहले 5 से डिवाइड कर लो, 5 6 जा 30, फिर 2 से कर लो, 2 3 जा और 3 1 जा, यानी आप इसको 5 × 2 × 3 भी लिख सकते हो, या आप 30 को लिख सकते हो 3 × 2 × 5, ठीक है। इसका मतलब ऑर्डर चेंज हो सकता है। 2 3 5 लिखो, 5 2 3 लिखो, 3 2 5 लिखो, ऑर्डर में चेंज, बट यूनिकनेस
ख़त्म नहीं होगी इस चीज़ की कि 2, 3 और 5 ही आने वाले हैं। आपको पता है मल्टीप्लाई कैसे भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात समझ में आई कि एनी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है, इन अ यूनिक वे। यूनिक वे का मतलब ये नहीं है कि आपका कि भाई 2, 3, 5 है तो वैसा का वैसा ही रहेगा, नहीं, ऑर्डर चेंज हो सकता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लीजिए आपने लिया है 60 ले लो, कंपोजिट नंबर है। 60 की बात करें 2 × 30 होता है, और 30 का मतलब हम जानते ही हैं भाई 2 × 2 × 3 × 5, ये 60 के अलावा किसी और को रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकता, क्योंकि इनका प्रोडक्ट करने पर ऑलवेज क्या आएगा, आपका 60 आएगा, ठीक है। तो ये तो यूनिक वे हो गया। और ऑर्डर में चेंज, आप 3 × 2 × 5 × 2 भी तो लिख सकते थे, इसको बिल्कुल लिख सकते थे। 6 × 10, 6 का 3 2 और 10 का 5 2, ठीक है। तो ये है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। सिंपल सी बात है, कहोगे सर जानते हैं चीज़, तो बस जानते थे लेकिन रियलाइज नहीं किया था कभी कि ऐसा कुछ स्टेटमेंट बन के आने वाला है। अब इसके 2 एप्लीकेशंस है। एक एप्लीकेशन तो आप लगभग ऑलमोस्ट बचपन से यूज़ कर रहे हो, और दूसरी एप्लीकेशन आज पहली बार आप सामने इंट्रोड्यूस होने वाली है। हालांकि मैंने लास्ट क्लास में हल्का सा उसका आइडिया दिया था किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसके पहले एप्लीकेशन देख लो एक बार। तो फर्स्ट एप्लीकेशन तो क्या है, तो लिख लीजिए एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन, चेक, एक एग्जांपल के फॉर्म में लिखवा रहा हूं, चेक 6 पावर n और 5 पावर n और 8 पावर n एटसेट्रा, इस टाइप के, ठीक है। चेक इफ कैन एंड विद डिजिट 0 और नॉट, ठीक है। इस बात का मीनिंग समझाऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। एक तो इसकी एप्लीकेशन ये है, और दूसरी एप्लीकेशन ये है टू फाइंड LCM एंड HCF। अब LCM HCF वाली एप्लीकेशन मैंने कहा था एक तो नई आने वाली और एक आप बचपन से जानते हो। तो बचपन से आप ये वाले जानते हो, सर हमने तो कभी यूज़ ही नहीं किया इसको। अरे प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ किया है या नहीं किया है? किया है ना। जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जिसको आप LCM मेथड बोलते थे, वो एक्चुअल में प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, LCM मेथड नहीं होता। मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। यू आर यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ LCM। बात समझ में आई? और HCF समझ गए? तो कभी उसको LCM HCF मेथड मत बोला करो। LCM HCF फाइंड करने में यू आर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। याद करो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वो ही है जिसका यूज करके आप स्क्वायर रूट निकालते हो। तो प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, उसको LCM बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो ये एप्लीकेशन हम बाद में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आज इस एप्लीकेशन पे पूरा फोकस टिका देते हैं अपना, जिससे आपको समझ में आएगा नई चीज़ क्या है, ठीक है। तो इसको एक एग्जाम्पल की फॉर्म में करने से पहले आप पहले इस बात का मीनिंग समझ लेते हैं कि कैन एंड विद डिजिट 0, इस बात का क्या मीनिंग है, ठीक है। तो एक छोटा सा टॉपिक डाल लो इसी के अंदर, सब टॉपिक हो गया। इस बात का मीनिंग समझते हैं। नंबर एंडिंग विद डिजिट 0, इस बात का क्या मीनिंग है? एक्चुअल में बोल तो दिया, नंबर एंडिंग विद डिजिट 0। और अगर ये एक्सप्लेनेशन आपका क्लियर हो गया तो टॉपिक में कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। नंबर एंडिंग विद डिजिट 0, नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है। एग्जांपल्स क्या 25 एक नंबर है एंडिंग विद डिजिट 0? बोले सर नहीं, क्योंकि इसके लास्ट में नहीं आ रहा। ओके। क्या 30 एक नंबर है एंडिंग विद डिजिट 0? बोले हाँ, इसके एंड, ये एंड हो रहा है किससे? 0 से। ये एक ऐसा नंबर है दैट इज एंडिंग विद डिजिट 0। बोले यस। बोला 40? बोले यस। बोला 10? बोले यस। बोला 20? बोले यस। तो नंबर एंडिंग विद डिजिट 0 का मीनिंग ये होता है, ठीक है। कहोगे सर ये तो कोई नई चीज़ का है, तो हम जानते हैं नई चीज़ नहीं है, इसका यूज़ थोड़ा यूनिक वे में करेंगे। तो इसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं कि नंबर एंडिंग विद डिजिट 0, इसका मीनिंग क्या हुआ होगा। तो जरा एक बार थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट है और साथ साथ आपको पूरा मस्त वाला एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो कोई नंबर 0 से एंड हो रहा है, उसकी ऐसी क्या खास बात है उसके अंदर, क्योंकि हम वो यूज करने वाले हैं। कोई भी नंबर 0 से एंड हो रहा है तो लिखो इफ अ नंबर एंडिंग with 0, that means
इट इज मल्टीप्लाइड बाई 10, यानी ये नंबर 10 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। ठीक है, कोई नंबर डिजिट या जीरो जिसके लास्ट में जीरो आ रहा है ऑब्वियसली 10 से मल्टीप्लाई होकर आया होगा कोई नंबर। ठीक है, यानी 30 कैसे बना होगा, यानी अगर मैं बात करूं 30 की तो 30 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई 10। मैं बात करूं 40 की जिसके लास्ट में जीरो आ रहा है मीन्स 4 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, अगर मैं बात करूं 100 की भी तो आप इसको 10 मल्टीप्लाई 10। दूसरा नंबर कुछ भी हो सकता है, वो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, वो 5 हो सकता है, बट अगर किसी भी नंबर के लास्ट में जीरो आ रहा है डेफिनेटली वो 10 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई हुए बिना नंबर जीरो से लास्ट में आ ही नहीं सकता। बता दो मुझे कोई भी है, क्योंकि हर नंबर का 10 जा ही ऐसा होता है जिसके लास्ट में जीरो दिखता है। आपको बात समझ में आई? अगर मैं लिखूँ 170 तो आप लिखोगे 17 मल्टीप्लाई 10, यानी कि एक बात हमें कॉमन निकल के आ रही है। देखो लग रहा होगा आपको इजी है और है भी इजी हुआ वास्तव में, लेकिन इस वे में नहीं समझा होगा आपने, ना कोई समझाने वाला है। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है कई जगह पे अलग अलग वैरायटी वाली चीज़ें जहाँ पे कई चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर्टी अगर लिख दोगे तो मार्क्स आपका हाफ भी नहीं कटने वाला, पूरा मार्क्स मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन पेपर में इतना नहीं लिखना है, आपको समझना है अभी। तो एक हमें चीज़ पता लगी कि कोई भी नंबर जीरो से एंड हो रहा है उसका मतलब उसके लास्ट में जीरो आ रहा है, उसका मतलब वो नंबर डेफिनेटली 10 से मल्टीप्लाई होकर बना है, किसी ना किसी चीज़ को 10 से मल्टीप्लाई कर वो नंबर बनाया होगा। ये बात समझ में आई? चलो अब लिख लिया होगा आपने। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर एंडिंग में डिजिट जीरो मीन्स इट इज मल्टीप्लाई बाई 10। इंग्लिश ग्रामर पे ध्यान मत देना, बात कंसेप्ट पे ध्यान देना। ठीक है, कि 10 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। ठीक है, नाउ उसके बाद बात आती है, चलो तो एक एग्जाम्पल जो चल रहा था उसी को ले लेते हैं। 17 का 170 मतलब 17 मल्टीप्लाई 10, तो यानी कि एक कॉमन प्रॉपर्टी निकल रही है 10 की। अभी 10 का पोस्टमार्टम करते हैं और खोदते हैं कि यार 10 से मल्टीप्लाई हुआ है, इसका मतलब उस नंबर के फैक्टर में 2 और 5 पक्का आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि 10 तो 2 और 5 से मिलकर ही बनता है। ठीक है, यानी अगर मैं आपको बोलूं कि भाई 30 के फैक्टर करो तो आप क्या करोगे, 3 मल्टीप्लाई 10, दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। कोई भी एग्जाम्पल पकड़ लो जिसके लास्ट में जीरो आ रहा है, अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे वहाँ डेफिनेटली 10 रहेगा, दैट मीन डेफिनेटली वहाँ 2 और 5 रहेंगे। 2 और 5 के बिना 10 बन ही नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? 2 और 5 के बिना 10 बन ही नहीं सकता। कोई एग्जाम्पल ले लो, अगर आपने एक एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए 20 का भी एग्जाम्पल अगर लेते हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या लिखोगे, 2 इंटू 10 यानी 2 इंटू 5 इंटू 2। ये दे रहा है 2, अच्छी बात है। ठीक है, बट हमें एक चीज़ पता लग गई कि कोई भी नंबर के लास्ट में 10 आ रहा है मतलब वहाँ पर 2 और 5 का होना कंपल्सन है। ठीक है, होना ज़रूरी है। बात समझ में आ गई? तो अब आपसे अगर कोई पूछे बताओ ये नंबर जीरो से एंड होगा या नहीं होगा, तो आप कहोगे जीरो से एंड होगा। देखो मन में क्या क्या थॉट चलेगा आपका, अच्छा जीरो से एंड की बात पूछ रहा है भाई, देख जीरो से एंड होगा इसका मतलब है कि वहाँ पर 10 हुआ होगा, और अगर 10 हुआ होगा डेफिनेटली वहाँ पर 2 और 5 होगा। ये क्रिस्टल क्लियर है बात आपको? अरे भेजे में गई या व्यवहार भेज दिया? भेजे में गई ना, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, यानी 2 और 5 डेफिनेटली वहाँ पर होगा ही होगा। यानी अगर आपसे कोई सिंपल सी चीज़ पूछता है, बताओ 6 जीरो से एंड हो रहा है क्या, पहली बात आप देखते ही बता सकते हो कि नहीं हो रहा। फिर भी अगर आप इसके जड़ में जाओ तो क्या बोलोगे, देखो भाई 6 के अंदर ना, सुनना मैं 6 पावर n तक बाद में पहुँचूंगा, 6 जीरो से एंड हो रहा है या नहीं हो रहा है? बोले नहीं हो रहा, वो तो ठीक है दिख रहा है आपको, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि 6 पावर 17 जीरो से एंड होगा या नहीं होगा, तो कहोगे सर 6 की पावर 17 कौन निकाले? बात समझ रहे हो? मैं आपको बोलूँ बताओ 5 की पावर 99 जीरो से एंड होगा या नहीं होगा, क्योंकि देखो इतना तो पक्का है कि 5 तो नहीं होता, दिख रहा है आपको, बट 5 की पावर 99 होगा या नहीं होगा, वही बात कर रहे हैं जो आपको 6 पावर n, 5 पावर n तो कुछ भी हो सकता है, एनी नेचुरल नंबर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है चीज़। बताओ जीरो से एंड होगा या नहीं होगा? मैं देखो नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ, मैं जीरो पुट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 6 पावर जीरो निकालोगे, हालांकि वो भी नहीं होगा, बट हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। आप इसको कैटेगरी को इंक्रीज भी कर सकते हो फॉर एनी लैंग्वेज, देखेंगे क्वेश्चन की क्या दी हुई है उसके अकॉर्डिंग। बट आप मुझे बताओ क्या 5 हो रहा है? नहीं हो रहा। क्या 5 पावर 99 हो रहा है?
सोचना पड़ेगा। लेकिन जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोल रहा है वो आपको क्लियर कर देगा कि ये भी नहीं होने वाला। कैसे नहीं होने वाला? तो अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है, और उस क्वेश्चन में पूरा डिटेल में लिखेंगे कि कैसे 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 है। तो ज़रा क्वेश्चन आपकी बुक से ही ले लेते हैं, और बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है दैट इज़ एग्जाम्पल नंबर 5। कंसीडर 4 पावर n where n is नेचुरल नंबर। देख लो भाई, नेचुरली दिया हुआ है, ठीक है। चेक करो वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n जिसके लिए 4 पावर n एंड विद डिजिट 0। क्या n की ऐसी कोई वैल्यू है नेचुरल नंबर में जिसकी वजह से ऐसा हो जाए कि लास्ट में 0 दिख जाए? तो जरा एग्जांपल पहले समझते हैं, इसके अभी सॉल्यूशन नहीं, पहले समझना है इसको। 4 पावर n दिया हुआ है और n क्या है आपका? नेचुरल नंबर। तो मैंने 1 रखा नेचुरल नंबर n की जगह पे। बताओ 4 पावर 1 4 होता है, क्या इसके लास्ट में 0 दिखा आपको? बोले सर नहीं है। 4 पावर 2 16 होता है, क्या लास्ट में 0 दिखा? बोले नहीं है, क्योंकि n क्या है? नेचुरल नंबर में। क्वेश्चन मीनिंग समझ लो, क्या n की कोई वैल्यू है 4 पावर 1 या 2 या 3 या 4 पावर 4 या 4 पावर 100 या 4 पावर 1000 कुछ ऐसा होता हो जिससे कि चमत्कार हो जाए, लास्ट में 0 आ जाए, ठीक है। 4 का क्यूब अगर आप बात करोगे, चलो 64 ले लोगे, ठीक है, और ले लोगे ऐसे करके, तो कैसे यार, क्या चेक करते रहेंगे? तो बोले सर यहाँ तक तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बात करी है नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट तक होते हैं। क्या इनफाइनाइट तक कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जिसकी वजह से लास्ट में 0 आ जाए? तभी आप चेक करने बैठोगे इनफाइनाइट तक? नहीं करने बैठेंगे ना, ठीक है। तो पहली बात आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि हाँ 4 पावर n 0 से एंड नहीं हो रहा है, ठीक है, वो नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होने वाला है। लेकिन उसको प्रूव कैसे करोगे? ऐसे करके तो दिखाओगे नहीं, कहोगे देखो यार 4 पावर 1 नहीं हो रहा, 2 नहीं हो रहा, 3 नहीं हो रहा, 4 नहीं हो रहा, यार अच्छा 15 हो गया तो, 1000 हो गया तो, 199 हो गया तो वो कैसे बताओगे डेफिनेटली नहीं हो रहा? तो उसका एक मेथड है। वो मेथड क्या है? वो मेथड वही है जो अब तक मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। तो क्या लिखोगे इसके सॉल्यूशन में कि 4 पावर n इज इक्वल टू, क्या मैं 4 को 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ? बोले लिख सकते हो। 4 को मैंने 2 पावर 2 लिखा, बाहर n है, इसका मतलब अब आपको एक आइडेंटिटी पता है, a पावर m पावर n, तो a पावर m मल्टीप्लाई n हो जाता है, तो 2 मल्टीप्लाई n हो जाएगा, दैट मीन्स 2 पावर 2 है। यानी 2 की पावर कुछ होने वाली है। अगर 2 की पावर कुछ होगी तो देखना कैसे लिखा जाएगा, यानी कि ओनली इसके फैक्टर में क्या नजर आ रहा है आपको? ऐसा कुछ होगा, भाई 2 की पावर में आपको बोलूँ 10, इसकी जगह कोई 10 हो सकता है मान लो, तो 2 की पावर 10 में 2 ही 10 टाइम लिखोगे। 2 की पावर मैंने बोला 15, तो 2 ही 15 बार लिखोगे। क्या कुछ और फैक्टर हो सकता है इसको? और आपको एक चीज़ और पता है, बाय द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसके फैक्टर में 2 ही आ सकता है और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है 4 के फैक्टर में 2 × 2 ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। 4 की पावर चाहे कुछ भी रख दो, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? अब आपको लिखना पड़ेगा इस चीज़ को, बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 4 पावर n हैज़ ओनली 2 आने वाला है, ठीक है। ये स्टेटमेंट लिखा जाएगा। यूनिकनेस ये बता रही है 2 ही आ सकता है इसके अलावा, ठीक है। अच्छा जी, जब ये हो गया आपका कि ओनली 2 ही आ सकता है, अब हम लिखेंगे वो वाली बात जो हम जानते हैं, जिससे आप बिल्कुल कंफर्म बोल दोगे भाई इसके लास्ट में 0 नहीं आएगा। क्या लिखोगे? कंटिन्यू चल रहा है, 2 एंड विद डिजिट 0, 2 एंड विद डिजिट 0 we need both 2 and 5 as factors of that number.
यानी कि किसी नंबर के लास्ट में 0 लेके आना है। वी नीड बोथ 2 एंड 5, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये नहीं लिखोगे तो आधा नंबर तो कम से कम आधा एक नंबर कटना ही कटना है, सिर्फ इतना सा नहीं लिखने पर। ठीक है कि टू एंड विद डिजिट 0 वी नीड बोथ 2 एंड 5 एज फैक्टर ऑफ दैट नंबर, बट here we have only 2, not 5 तो है ही नहीं, so it cannot end with digit 0। ये 0 से एंड नहीं हो सकता, चाहे n की वैल्यू दुनिया जहान में कुछ भी रख दो। बात समझ में आई? कुछ भेजे में गई होगी क्या? बात समझ में आई? ये आना चाहिए आपको, एक बार लिख लो, इस चीज़ में साइड हो जाता हूँ। पहली बात तो ये है कि 0 से एंड होने का मतलब है उसके 10 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, इसका मतलब उसके फैक्टर के अंदर 2 और 5 दोनों आना चाहिए। फिर जो भी क्वेश्चन होगा, मैं आपको करके दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेना, जो भी क्वेश्चन होगा उसके आपको प्राइम फैक्टर करने और प्राइम फैक्टर में देखना है कि आ क्या रहा है। ठीक है, जैसे आप पता रहे उसमें आ क्या रहा है, फिर आप लिखो बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक फैक्टर 4 है ओनली 2, और फिर लिख दोगे कि टू एंड विद एनी नंबर टू विद डिजिट 0 उसके फैक्टर में 2 और 5 दोनों का होना जरूरी है, बोथ 2 एंड 5। बट यहाँ तो ओनली 2 है, 5 है ही नहीं, वी आर हेल्पलेस, तो इसका मतलब 0 नहीं आ सकता, उसके लास्ट में 0 नहीं आ सकता। बात समझ में आई? ठीक है, अब आपको ये देखो, एक चीज़ बता देता हूँ मैं, ये हर क्वेश्चन में लिखा जाएगा, लैंग्वेज भी अच्छे से बना लेना। ठीक है, दोनों मैंने बनाना मतलब लैंग्वेज ये वाली रखना, और ये हर क्वेश्चन में लिखा जाएगा। मतलब ये क्या, इनकी जगह कुछ चेंज हो जाएगा, 2 और 5 की जगह चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ तक लाइन बिल्कुल सेम आएगी। ये दो चीज़ें हर क्वेश्चन में बिल्कुल एज इट इज़ रहेंगी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, आपके सामने क्वेश्चन है इतना सा। मान लेते हैं ये था आपका 5 पावर n ले लेते हैं। ठीक है, 5 पावर n, तो अब आप क्या लिखोगे? 5 पावर n को इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 डॉट 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 5 ही चलता रहेगा, n की वैल्यू कुछ भी होगी तो। ठीक है, फिर क्या लिखोगे? ये वाली चीज़। तो सॉल्यूशन चालू हो गया भाई अपना। क्वेश्चन है वो कि चेक वेदर 5 पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो आप क्या लिखोगे? 5 पावर n इक्वल टू दिस। फिर लिखो ये वाली चीज़, बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल, अभी लिख लो मेरे साथ साथ, जिससे कि आपकी अभी प्रैक्टिस हो जाएगी। दोबारा लिखो इस चीज़ को, नेक्स्ट क्वेश्चन डाल के यहाँ पे, बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक फैक्टर ऑफ 5 पावर n हैज़ ओनली 5। भाई इतना तो करेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, हैज़ ओनली 5। फिर टू एंड विद डिजिट 0 वी नीड बोथ 2 एंड 5 एज फैक्टर ऑफ दैट नंबर, बट हेयर वी हैव ओनली 5 नॉट 2। बताओ क्या मजबूरी है? हाँ, ये तो नदी के दो किनारे हो गए, मिल ही नहीं पा रहे। सैया जी एक किनारे बैठे हुए हैं, सजनी दूसरे किनारे बैठी हुई है, मिल ही नहीं पा रहे हैं। पहले वाले के अंदर ओनली 2, 5 नहीं मिल पाया, मिलन नहीं हो पाया। दूसरे वाले में ओनली 5, 2 नहीं मिला, तो यहाँ मिलन नहीं हो पाया। ठीक है, सो तो क्या लिखा आपने यहाँ पे? ओनली 5 नॉट 2, सो इट कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। ये भी नहीं हो पाएगा 0 से एंड। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो तो ये नोट कर लेना, कहाँ कहाँ करेक्शन है वो समझ लो। इस क्वेश्चन को आप साथ साथ लिख लो, एवर कंप्लीट। और अब मैं आपके सामने छोटी सी 1-2 क्वेश्चन को फटाफट बताता हूँ कि वहाँ क्या क्या चेंजेज होंगे, किस तरह से करना होगा। बाकी जो लैंग्वेज पेटेंट है वो तो लिखना ही पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मान लो आ गया 6 पावर n, तो आप कैसे करोगे? 2 इंटू 3 कर दो फैक्टर 6 के, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 पावर n इंटू 3 पावर n। ठीक है, इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 डॉट 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 चलते रहेंगे कहीं तक भी, n जितना भी है। ठीक है, फिर वो लिखोगे बाय यूनिकनेस ऑफ दैट। ठीक है ना, सो फैक्टर ऑफ 6 पावर n हैज ओनली 2 एंड 3। ठीक है, फिर वही आएगा कि टू एंड विद डिजिट 0 वी नीड बोथ 2 एंड 5 एज फैक्टर ऑफ दैट नंबर, बट हेयर वी हैव ओनली
2 कहोगे सर 3 भी तो 3 हमारे काम का है क्या? 3 से हमें कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें तो 2 और 5 के बारे में बात करनी। ये क्या हेल्प करेगा? कुछ हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, तो हियर वी हैव ओनली 2, जो जिसमें से हमारे काम का उसकी बात कर रहा है, इसको भूल जाओ। ठीक है, ओनली 2 नॉट 5। यहाँ पर 2 है 5 नहीं है, सो इट कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। ये भी नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, कि किस तरह से करना है। अगर 8 पावर n की बात आ गई तो इसको लिखोगे 2 पावर 3 पावर n इक्वल टू 2 पावर 3n इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 डॉट 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 बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यूनिकनेस ऑफ दैट क्या कि फैक्टर ऑफ 8 पावर n हैज ओनली 2। फिर वही बात आती है कि 0 होने के लिए हमारे पास 2 और 5 दोनों का होना कंपलसरी है, बट यहाँ पर हमारे पास ओनली 2 है 5 नहीं है, इसलिए 0 से एंड नहीं हो सकते। क्लियर? 7 पावर n आ गया तो क्या लिखोगे? 7 पावर n में यूनिकनेस लगा के फिर क्या लिखोगे आप 7 पावर n में कि टू एंड विद 0 विद वी नीड बोथ एंड 5, बट हेयर वी आर नाइदर हैविंग 2 नॉर हैविंग 5। 7 के अंदर क्या हो जाएगा आपका कि भाई 7 में ना तो हमारे पास 2 है ना ही हमारे पास 5 है। ठीक है, इसका मतलब इट कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। मीनिंग समझ में आया? कैसे कैसे चेक करना है आपको कि उसके फैक्टराइजेशन कर दो, फैक्टर करके देखो भाई 2 और 5 है, दोनों है तो आप क्या बता दोगे कि होगा, और अगर नहीं है तो नहीं होगा। क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको मिलेंगे। इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन वो है HCF फाइंड करना, LCM फाइंड करना। इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आने वाली है कि HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, बट HCF मल्टीप्लाई LCM ऑफ 3 नंबर इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स। ये आने वाला है। ठीक है, तो मिस नहीं करना है उसको, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ दिस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक बार इन क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना लैंग्वेज लिख के। इसको प्रॉपर लैंग्वेज में कंप्लीट करना, इसको प्रॉपर लैंग्वेज में कंप्लीट करना, इसको प्रॉपर लैंग्वेज में कंप्लीट करना। लाइन की एक वर्ड भी मिस मत करना और आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।